कहानी की शुरुआत एक खतरनाक वॉर सीन से होती है, जहां डैन और उसके साथी आसमान से गिरते हुए सीधे पानी में आ टकराते हैं। माहौल इतना भयानक था कि हर तरफ सिर्फ तबाही और मौत दिखाई दे रही थी। लेकिन असली कहानी यहां से नहीं, बल्कि 28 साल पहले शुरू होती है। उस समय डैन एक साधारण हाई स्कूल में बायोलॉजी पढ़ाने वाला टीचर था, जो अपनी पत्नी एमी और छोटी बेटी मूली के साथ शांत जिंदगी जी रहा था। हालांकि उसके अंदर हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह बनी रहती थी, इसलिए उसने आर्मी रिसर्च लैब में नौकरी के लिए आवेदन दिया था और उसी दिन उसका इंटरव्यू भी होने वाला था। डैन घर लौटता है, जहां क्रिसमस पार्टी का माहौल चल रहा था। पूरा परिवार खुश दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी डैन एमी को इंटरव्यू वाली बात बताता है। यह सुनते ही एमी थोड़ा नाराज हो जाती है, क्योंकि वह चाहती थी कि कम से कम आज का दिन डैन अपने परिवार के साथ बिताए। इसी दौरान एमी बताती है कि डैन के पिता ने मूली के लिए क्रिसमस कार्ड भेजा है। यह सुनते ही डैन का चेहरा बदल जाता है, क्योंकि उसके मन में अपने पिता के लिए पुराना गुस्सा अब भी जिंदा था। असल में बचपन में उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे और तभी से दोनों के रिश्ते पूरी तरह टूट चुके थे। इसके बाद डैन इंटरव्यू के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे फोन पर पता चलता है कि वह नौकरी किसी और को दे दी गई है। यह सुनकर उसका सारा उत्साह एक पल में खत्म हो जाता है। गुस्से में वह अपनी फाइल कूड़ेदान में फेंक देता है और भारी मन से वापस घर लौट आता है। घर आकर वह एमी और मूली के साथ बैठकर फुटबॉल मैच देखने लगता है। तभी अचानक मैच के बीच आसमान में एक रहस्यमयी पोर्टल खुल जाता है। अगले ही पल उसमें से हथियारों से लैस कई सैनिक बाहर निकल आते हैं। यह नजारा देखकर पूरी दुनिया सन्न रह जाती है। उन सैनिकों की लीडर लेफ्टिनेंट हार्ट सभी लोगों को बताती है कि वे लोग भविष्य यानी साल 2051 से आए हैं, जहां इंसानों और व्हाइट स्पाइक्स नाम के खतरनाक एलियंस के बीच भयानक युद्ध चल रहा है और इंसान लगातार हारते जा रहे हैं। हार्ट सबको चेतावनी देती है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो अगले 11 महीनों में धरती से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। अब भविष्य के लोग वर्तमान से मदद मांग रहे थे, क्योंकि उनके पास बचने का आखिरी मौका यही था। इस घटना के बाद पूरी दुनिया बदल जाती है। अलग अलग देश आम लोगों को सेना में भर्ती करके भविष्य की लड़ाई में भेजना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहां हालात इतने भयानक थे कि भेजे गए आधे लोग वापस लौट ही नहीं पाते थे। लोगों के अंदर डर तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि हर इंसान को सिर्फ 7 दिनों के लिए भविष्य में भेजा जाता था। अगर कोई उन 7 दिनों तक जिंदा बच गया तभी वह वापस लौट सकता था, वरना उसका नाम सिर्फ मरने वालों की लिस्ट में जुड़ जाता था। इधर छोटी मूली भी इन सब बातों से डर जाती है। वह रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि वह कभी भविष्य में ना जाए। तभी डैन वहां पहुंचता है और अपनी बेटी को समझाकर शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद भी डर और उलझन में फंस चुका था। अगले दिन जब डैन अपनी क्लास ले रहा होता है, तभी उसके फोन पर एक इमरजेंसी अलर्ट आता है। उसे तुरंत आर्मी रिसर्च सेंटर पहुंचने के लिए कहा जाता है। डैन को लगता है कि शायद आखिरकार उसे नौकरी मिल गई, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे एहसास होता है कि मामला कुछ और ही है। सोल्जर्स उसका हाथ एक मशीन में डालते हैं और तभी डैन को पता चलता है कि अब उसे सीधे भविष्य की जंग में भेजा जाएगा। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऊपर से उसे बताया जाता है कि 7 साल बाद उसकी मौत होने वाली है। डैन कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके हाथ में एक ट्रैकिंग डिवाइस फिट कर दी जाती है और चेतावनी दी जाती है कि अगर उसने इसके साथ छेड़छाड़ की तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उसे सिर्फ 24 घंटे का समय दिया जाता है ताकि वह अपने निजी काम पूरे कर सके, क्योंकि उसके बाद उसे युद्ध के लिए ट्रेनिंग दी जाने वाली थी। यह सब उसकी मर्जी के बिना हो रहा था, लेकिन सिस्टम के सामने वह पूरी तरह मजबूर बन चुका था। उधर एमी, जो एक थेरेपिस्ट थी, भविष्य से लौटे सैनिकों की मानसिक हालत संभालने का काम करती थी। तभी डैन वहां पहुंचकर उसे बताता है कि अब उसे भी 2051 में भेजा जाएगा। यह सुनते ही एमी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वह जानती थी कि वहां से लौटना लगभग नामुमकिन है। एमी डैन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डैन उसे अपने हाथ में लगे ट्रैकर के बारे में बताता है। अब भागना आसान नहीं था। तभी एमी उसे सलाह देती है कि वह अपने पिता की मदद ले, क्योंकि शायद वही इस डिवाइस को निकाल सकते हैं। और यहीं से डैन मजबूरी में अपने अतीत की तरफ लौटने निकल पड़ता है, जहां उसके पिता आखिरकार उस डिवाइस को निकालने के लिए मान जाते हैं। लेकिन जैसे ही पुरानी बातें छिड़ती हैं, दोनों के बीच सालों पुराना गुस्सा फिर बाहर आने लगता है। माहौल इतना खराब हो जाता है कि डैन गुस्से में बिना डिवाइस निकलवाए ही वहां से वापस लौट आता है। अब उसे समझ आ चुका था कि शायद यह वॉर लड़ना उसकी किस्मत बन चुकी है।
घर पहुंचकर वह एमी को सब बता देता है। यह सुनते ही एमी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, क्योंकि वह जानती थी कि फ्यूचर में भेजे गए ज्यादातर लोग कभी वापस नहीं लौटते। लेकिन डैन उसे भरोसा दिलाता है कि यह सिर्फ 7 डेज की बात है और वह हर हाल में वापस आएगा। इसके बाद वह अपनी बेटी मूली को आखिरी बार प्यार से गुड बाय कहता है और भारी दिल के साथ रिसर्च सेंटर पहुंच जाता है। वहां पहले से ही सैकड़ों लोग खड़े थे, जिनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था, मानो सबको सीधे मौत की तरफ भेजा जा रहा हो। सभी को आर्मी यूनिफॉर्म दी जाती है और अलग अलग टीमों में बांट दिया जाता है। डैन की यूनिट का नाम आर फोर्स रखा जाता है, जो एक रिसर्च मिशन टीम थी। तभी एक लड़की सवाल पूछती है कि अगर टाइम ट्रैवल संभव है तो वे लोग पास्ट में जाकर इस वॉर को शुरू होने से पहले ही क्यों नहीं रोक देते। उस सवाल पर एक ऑफिसर समझाता है कि उनकी टाइम मशीन सिर्फ 30 इयर्स का गैप पार कर सकती है, यानी वे सीधे 2051 में जाकर वापस 2022 लौट सकते हैं। इससे ज्यादा पीछे जाना संभव नहीं था। और तभी सबको यह भी बताया जाता है कि उनका असली दुश्मन इंसान नहीं, बल्कि व्हाइट स्पाइक्स नाम के खूंखार एलियंस हैं। रात के समय डैन अपने दोस्त चार्ली से बात कर ही रहा होता है कि तभी अचानक इमरजेंसी अलार्म बज उठता है। अगले ही पल लेफ्टिनेंट हार्ट सभी को तुरंत फ्यूचर में भेजने का ऑन ऑर्डर देती है, क्योंकि एलियंस ने उनकी रिसर्च लैब पर अटैक कर दिया था और अगर वह लैब खत्म हो जाती तो इंसानों की आखिरी होप भी खत्म हो जाती। इसके बाद सभी सोल्जर्स को टाइम जंप प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है और एक एक करके फ्यूचर में भेजा जाने लगता है। लेकिन तभी सिस्टम में खराबी आ जाती है और पूरा ऑपरेशन बिगड़ जाता है। जहां उन्हें सुरक्षित ग्राउंड पर पहुंचना था, वहां वे सीधे आसमान में प्रकट हो जाते हैं। अगले ही पल सभी सोल्जर्स ऊंचाई से नीचे गिरने लगते हैं। यही वही भयानक सीन था जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, जहां हर तरफ सिर्फ चीखें और मौत थी। डैन और कुछ लोग किसी तरह एक स्विमिंग पूल में गिरकर बच जाते हैं, लेकिन बाकी कई लोग जमीन पर गिरते ही मारे जाते हैं। फ्यूचर की दुनिया का हाल देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। पूरी सिटी खंडहर में बदल चुकी थी। चारों तरफ धुआं, आग और तबाही फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इंसानियत पहले ही ये वॉर हार चुकी हो। तभी फ्यूचर आर्मी की कर्नल उनसे कांटेक्ट करती है। वह डैन को टीम लीडर बनाकर आदेश देती है कि उसे रिसर्च लैब में फंसे साइंटिस्ट्स को बचाना होगा, क्योंकि वहां मौजूद रिसर्च इंसानों के लिए आखिरी उम्मीद थी। डैन अपनी टीम के साथ लैब तक पहुंचता है, लेकिन अंदर का सीन बेहद खौफनाक था। एलियंस लगभग सभी लोगों को बेरहमी से मार चुके थे। यह सुनकर कर्नल कुछ पल के लिए शांत हो जाती है, लेकिन फिर वह डैन को ऑर्डर देती है कि कम से कम लैब की हार्ड ड्राइव और जरूरी बायोलॉजिकल सैंपल जरूर बचाकर लाए जाएं। समस्या यह थी कि एलियंस तेजी से लैब की तरफ बढ़ रहे थे, इसीलिए आर्मी ने पूरी लैब को बम से उड़ाने का फैसला कर लिया। डैन और उसकी टीम के पास वहां से निकलने के लिए सिर्फ 3 मिनट बचे थे और हर गुजरता सेकंड मौत को करीब ला रहा था। जैसे ही वे लोग बाहर निकलने लगते हैं, तभी व्हाइट स्पाइक्स उन पर टूट पड़ते हैं। ये दैत्य इतने खतरनाक थे कि गोलियों का भी उन पर खास असर नहीं हो रहा था। देखते ही देखते डैन की टीम के कई लोग उनकी आंखों के सामने मारे जाते हैं। अब हालात पूरी तरह हाथ से निकल चुके थे। चारों तरफ से एलियंस दौड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। मजबूरी में डैन और बाकी सोल्जर्स लगातार फायरिंग करते रहते हैं। तभी आर्मी पूरे इलाके पर भारी बमबारी कर देती है। कुछ ही सेकंड में जोरदार ब्लास्ट होता है और पूरा इलाका आग के समंदर में बदल जाता है। ज्यादातर एलियंस उसी धमाके में खत्म हो जाते हैं, लेकिन डैन के कई साथी भी इस ब्लास्ट की चपेट में आकर मारे जाते हैं। जब डैन को होश आता है तो वह एक मिलिट्री कैंप में होता है। वहां उसे पता चलता है कि उसकी पूरी टीम में सिर्फ वह और उसका दोस्त चार्ली ही जिंदा बचे हैं। यह सुनकर दोनों के चेहरे पर साफ डर दिखाई देने लगता है। कैंप के बाहर उन्हें उनकी टीम का एक और सदस्य डोरियन मिलता है, जो तीसरी बार फ्यूचर में आया था। डैन उससे पूछता है कि क्या उसे मौत से डर नहीं लगता। इस पर डोरियन शांत आवाज में कहता है कि उसे कैंसर है और उसके पास सिर्फ 6 मंथ की जिंदगी बची है। वह कहता है कि घर पर धीरे धीरे मरने से अच्छा है कि वह लड़ते हुए मरे। उसकी यह बात सुनकर डैन कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है, क्योंकि इस वॉर ने हर इंसान से कुछ न कुछ छीन लिया था। इसी दौरान कुछ सोल्जर्स वहां पहुंचते हैं और डैन को अपने साथ चलने को कहते हैं, जबकि डोरियन और चार्ली को फिर से उसी खतरनाक लैब एरिया में भेजा जाता है। चार्ली अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए जाते हुए डैन डोरियन से उसका ध्यान रखने को कहता है। दूसरी तरफ जब डैन कर्नल से मिलने पहुंचता है तो वह उसे देखकर सन्न रह जाता है, क्योंकि वह कर्नल कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी मूली थी, जो फ्यूचर में बड़ी होकर आर्मी कमांडर बन चुकी थी। डैन की आंखें भर आती हैं। वह अपनी बेटी को हक करने बढ़ता है, लेकिन मूली उसे रोक देती है और ठंडी आवाज में कहती है कि उसने उसे यहाँ इमोशनल होने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि इंसानियत को बचाने के लिए बुलाया है। मूली डैन को साफ शब्दों में कहती है कि उसने उसे यहाँ सिर्फ इमोशनल बातें करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि एक बेहद जरूरी मिशन के लिए बुलाया है। जब डैन उससे वजह पूछता है तो मूली कहती है कि सही वक्त आने पर वह सब कुछ खुद समझ जाएगा।
इसके बाद मूली डैन को एक सिक्योर लैब के अंदर लेकर जाती है, जहां उसे पहली बार फीमेल व्हाइट स्पाइक के बारे में बताया जाता है। मूली समझाती है कि यह फीमेल एलियन बाकी सभी एलियंस से कहीं ज्यादा खतरनाक और एग्रेसिव होती है। यही जमीन के नीचे अपना नेस्ट बनाकर नए एलियंस पैदा करती है। वह यह भी बताती है कि मेल व्हाइट स्पाइक्स उसकी सुरक्षा के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। यानी अगर फीमेल एलियन को खत्म कर दिया जाए तो नए एलियंस पैदा होना हमेशा के लिए रुक जाएंगे और इंसानों के पास यह वॉर जीतने का आखिरी मौका होगा। मूली डैन को बताती है कि उनका प्लान फीमेल एलियन को जिंदा पकड़कर उसके डीएनए से एक खास टॉक्सिन तैयार करना है जो पूरी एलियन स्पीशीज को खत्म कर सकता है। इसके बाद पूरी टीम उस इलाके की तरफ निकलती है जहां फीमेल एलियन जमीन के नीचे छिपी हुई थी। वहां पहुंचते ही मूली बाकी टीम को ऊपर रुकने का आदेश देती है और खुद नीचे उतरकर उस दैत्य को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन फीमेल व्हाइट स्पाइक उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर निकलती है। वह जोर जोर से चीखना शुरू कर देती है और उसकी आवाज सुनकर आसपास के सारे मेल एलियंस वहां आने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका राक्षसों से भर जाता है। यह देखकर डैन अपनी बेटी को अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता और तुरंत नीचे कूद जाता है। दोनों किसी तरह मिलकर उस फीमेल एलियन को कंट्रोल में ले लेते हैं और आखिरकार उसे पकड़कर हेलीकॉप्टर के जरिए रिसर्च सेंटर भेज दिया जाता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसी वक्त भारी संख्या में एलियंस वहां हमला कर देते हैं। उनके अटैक में कई सोल्जर्स बेरहमी से मारे जाते हैं। हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे, इसीलिए डैन और मूली जल्दी से एक आर्मी व्हीकल में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अब डैन कार ड्राइव कर रहा था, जबकि मूली पीछे से लगातार एलियंस पर फायरिंग कर रही थी। दोनों किसी तरह मौत से बचते हुए एक सुनसान बीच तक पहुंच जाते हैं, जहां कुछ देर के लिए उन्हें राहत मिलती है, क्योंकि वहां एक भी एलियन मौजूद नहीं था। इसी दौरान मूली गुस्से में डैन से पूछती है कि वह हेलीकॉप्टर से नीचे क्यों आया था। इस पर डैन कहता है कि वह उसे खतरे में देखकर चुप नहीं बैठ सकता, क्योंकि वह उसकी बेटी है। लेकिन मूली की आंखों में अब भी पुराना दर्द जिंदा था। वह डैन को बताती है कि जब वह सिर्फ 12 साल की थी तब डैन उसे और मां को छोड़कर चला गया था और कुछ साल बाद उसकी मौत हो गई। यही वजह थी कि वह अपने पिता को देखकर खुश नहीं थी। अपनी बेटी की बातें सुनकर डैन अंदर से टूट जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर भविष्य में उसने अपनी ही फैमिली को क्यों छोड़ दिया था। यह सोचकर उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देने लगता है। थोड़ी देर बाद वहां हेलीकॉप्टर पहुंचता है और दोनों को समुद्र के बीच बने एक हाई सिक्योरिटी सेंटर में ले जाया जाता है। यह जगह खास तौर पर ऐसी बनाई गई थी जहां कोई भी एलियन आसानी से हमला न कर सके। यहीं उस फीमेल व्हाइट स्पाइक को कैद करके रखा गया था। मूली उसका ब्लड सैंपल लेकर उसके डीएनए पर काम शुरू करती है। टेस्ट करने के बाद उसे पता चलता है कि सही टॉक्सिन बनाने के लिए हजारों कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे। अगर ये टॉक्सिन सफल हो जाता तो इंसान पहली बार एलियंस को पूरी तरह खत्म करने के करीब पहुंच सकते थे। लेकिन दिक्कत यह थी कि अब तक मिले सभी सैंपल सिर्फ 50 या 60% तक ही काम कर रहे थे। मूली पूरी रात बिना रुके टेस्ट करती रहती है। उसकी आंखों में नींद तक नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि अब इंसानों के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तभी वहां डैन आता है और उसे थोड़ा आराम करने को कहता है। उसी दिन डैन के 7 डेज पूरे हो चुके थे, यानी अब उसे वापस 2022 लौटना था। तब डैन आखिरकार मूली से पूछता है कि उसने उसे यहां बुलाया ही क्यों था। इस पर मूली बताती है कि अगर टॉक्सिन तैयार हो गया तो उसे पास्ट में वापस ले जाकर पूरी दुनिया तक पहुंचाना डैन का काम होगा, क्योंकि भविष्य की दुनिया में अब इतना समय नहीं बचा कि वे बड़े स्तर पर इसे तैयार कर सकें। मूली कहती है कि अगर 2022 में यह टॉक्सिन पहले ही बना लिया गया तो शायद वॉर शुरू होने से पहले ही रोकी जा सकती है। तभी अचानक एक डीएनए सैंपल का रिजल्ट स्क्रीन पर 100% दिखाने लगता है। लेकिन उसी पल कैद की गई फीमेल एलियन जाग जाती है और भयानक चीख मारने लगती है। उसकी आवाज सुनते ही हजारों मेल व्हाइट स्पाइक्स सेंटर की तरफ दौड़ पड़ते हैं और देखते ही देखते पूरा बेस मौत के मैदान में बदल जाता है। एलियंस बेरहमी से सोल्जर्स को मारना शुरू कर देते हैं। इसी अफरा तफरी में मेल एलियंस फीमेल व्हाइट स्पाइक को आजाद भी कर देते हैं। अब डैन और मूली समझ चुके थे कि अगर वे यहां से नहीं निकले तो इंसानों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। अब डैन और मूली को किसी भी हालत में उस जगह तक पहुंचना था जहां से टाइम जंप के जरिए डैन वापस 2022 में लौट सकता था। लेकिन पूरे इलाके में अब हजारों व्हाइट स्पाइक्स फैल चुके थे। हर तरफ चीखें, गोलियों की आवाज और मौत का डर मंडरा रहा था। दोनों लगातार एलियंस से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी अचानक फीमेल व्हाइट स्पाइक मूली पर हमला कर देती है। उसके तेज पंजों का वार इतना खतरनाक था कि मूली बुरी तरह घायल हो जाती है। यह देखकर डैन पूरी तरह घबरा जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता
और घायल मूली को संभालते हुए किसी तरह आगे बढ़ने लगता है। तभी सामने टाइम ट्रैवल मशीन एक्टिव हो जाती है। अब उनके पास बचने का आखिरी मौका वही था। इसी दौरान मूली भावुक होकर डैन से माफी मांगती है और धीमी आवाज में कहती है कि वह भी अपने पिता से बहुत प्यार करती है। यह सुनकर डैन टूट जाता है, क्योंकि उसने पहली बार अपनी बेटी के दिल का दर्द महसूस किया था। डैन फैसला करता है कि वह मूली को अकेला छोड़कर नहीं जाएगा, इसीलिए वह उसे अपने साथ पास्ट में ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक फीमेल एलियन फिर से उन पर हमला कर देती है और मूली को अपने पंजों में जकड़ लेती है। डैन अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, टाइम मशीन एक्टिव हो जाती है और अगले ही पल डैन जबरदस्ती 2022 में वापस भेज दिया जाता है। जब डैन की आंख खुलती है तो वह फिर से अपनी दुनिया में होता है। उसके साथ चार्ली, डोरियन और कुछ बाकी बचे सोल्जर्स भी लौट चुके थे, लेकिन डैन के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह अपनी बेटी को पीछे छोड़ आने का दर्द सह नहीं पा रहा था। वह तुरंत लेफ्टिनेंट हार्ट को वह टॉक्सिन सौंप देता है और कहता है कि इसे जल्दी से बड़ी मात्रा में बनाकर फ्यूचर में भेजा जाए। लेकिन तभी हार्ट एक ऐसी खबर देती है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वह बताती है कि जंप लिंक हमेशा के लिए बंद हो चुका है, यानी अब टाइम मशीन का इस्तेमाल संभव नहीं था और भविष्य से उनका संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। इसका मतलब था कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो इंसान ये वॉर हार जाएंगे। इसके बाद डैन घर लौटता है, जहां छोटी मूली को सही सलामत देखकर वह खुद को रोक नहीं पाता और उसे जोर से गले लगा लेता है। फ्यूचर में अपनी बेटी को खोने का डर अब भी उसके अंदर जिंदा था, इसलिए वह पूरी रात उसके कमरे में बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद एमी वहां आती है। तब डैन उसे फ्यूचर में हुई सारी बातें बताता है, खासकर भविष्य वाली मूली के बारे में, जिसने आखिरी वक्त तक दुनिया बचाने की कोशिश की थी। अब डैन ठान चुका था कि वह किसी भी कीमत पर उस भविष्य को सच नहीं होने देगा, इसलिए वह सबसे पहले डोरियन के पास जाता है और उससे एलियन का वह पंजा मांगता है जिसे डोरियन फ्यूचर से अपने साथ लेकर आया था। इसके बाद डैन और डोरियन उस पंजे को लेकर चार्ली के पास जाते हैं। चार्ली उस पर रिसर्च करता है और पता लगाता है कि उस पर ज्वालामुखी की राख जमी हुई है। यह कोई साधारण राख नहीं थी, बल्कि हजारों साल पुरानी थी। चार्ली बताता है कि यह राख चीन के एक प्राचीन ज्वालामुखी की है। यह सुनते ही डैन को फ्यूचर की एक बात याद आती है, जहां बताया गया था कि एलियंस का पहला हमला रूस में हुआ था। तब डैन को शक होता है कि अगर हमला रूस में हुआ था तो एलियन के पंजों पर चीन की राख कैसे हो सकती है। तभी उसे अपना एक पुराना स्टूडेंट याद आता है जो ज्वालामुखियों के बारे में काफी जानकारी रखता था। तीनों तुरंत उसके पास पहुंचते हैं, जहां वह स्टूडेंट उन्हें बताता है कि करीब 1000 साल पहले चीन में एक बड़ा ज्वालामुखी फटा था, जिसकी राख रूस तक फैल गई थी। बाद में वही इलाका बर्फ के नीचे दब गया। यह सुनते ही डैन सब कुछ समझ जाता है। उसे एहसास होता है कि एलियंस असल में भविष्य से नहीं आए थे, बल्कि हजारों साल पहले उनकी स्पेस शिप धरती पर क्रैश हुई थी और बर्फ के नीचे दब गई थी। फिर 2051 में ग्लोबल वार्मिंग और बर्फ पिघलने की वजह से वे बाहर निकल आए और इंसानों पर हमला शुरू कर दिया। यानी अगर उस स्पेस शिप को अभी ढूंढकर खत्म कर दिया जाए तो पूरी वॉर शुरू होने से पहले ही रोकी जा सकती थी। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा देना, क्योंकि आगे कहानी में जो होने वाला है वो पूरी फिल्म का सबसे खतरनाक और जबरदस्त हिस्सा है। इसके बाद डैन और चार्ली डिफेंस डिपार्टमेंट के पास जाते हैं और उन्हें अपनी पूरी थ्योरी समझाते हैं। वे कहते हैं कि अगर अभी रूस जाकर एलियंस को खत्म कर दिया जाए तो भविष्य की तबाही रोकी जा सकती है, लेकिन वहां मौजूद अधिकारी उनकी बातों पर यकीन नहीं करते। उन्हें यह सब सिर्फ एक पागलपन भरी कहानी लगती है, इसलिए वे डैन की मदद करने से साफ मना कर देते हैं। अब किसी भी सरकार या एजेंसी को उनकी बातों पर भरोसा नहीं था, इसीलिए डैन, चार्ली और डोरियन ने फैसला किया कि अगर दुनिया को बचाना है तो यह काम उन्हें खुद ही करना पड़ेगा। डैन सीधे अपने पिता के पास पहुंचता है, क्योंकि उनके पास एक पुराना कार्गो प्लेन था। वह अपने पिता को पूरी सच्चाई बताता है कि रूस के बर्फीले ग्लेशियर के नीचे एलियंस की असली स्पेसशिप दबी हुई है और अगर उसे अभी खत्म नहीं किया गया तो आने वाले सालों में पूरी इंसानियत मिट जाएगी। इतना सब सुनने के बाद भी उसके पिता पीछे नहीं हटते, बल्कि इस मिशन में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर लेफ्टिनेंट हार्ट की मदद से डैन काफी मात्रा में टॉक्सिन तैयार करवा चुका था, जो उन एलियंस को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। कुछ ही देर बाद पूरी टीम रूस के खतरनाक ग्लेशियर आइलैंड पर पहुंच जाती है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, तूफान और मौत जैसी खामोशी फैली हुई थी। फिर वे लोग एक बड़ा ब्लास्ट करके जमीन के नीचे उतरते हैं। अंदर पहुंचते ही उन्हें एक विशाल एलियन शिप दिखाई देती है जो हजारों सालों से बर्फ में दबी हुई थी। उसका आकार और टेक्नोलॉजी देखकर साफ लग रहा था कि इंसानों के सामने खड़ा दुश्मन साधारण नहीं था। जब वे लोग धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं तो उन्हें कई एलियंस की जमी हुई लाशें दिखाई देती हैं।
लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि कुछ व्हाइट स्पाइक्स अभी भी जिंदा हैं और बस जागने का इंतजार कर रहे हैं। यह समझते ही सभी लोग जल्दी जल्दी टॉक्सिन इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं ताकि एलियंस उठने से पहले ही खत्म हो जाएं। लेकिन तभी अचानक फीमेल व्हाइट स्पाइक जाग जाती है। उसकी डरावनी चीख पूरी स्पेसशिप में गूंज उठती है और अगले ही पल वह पागलों की तरह सब पर हमला कर देती है। उसकी स्पीड और ताकत इतनी खतरनाक थी कि सामने खड़ा इंसान सेकंडों में खत्म हो सकता था। डोरियन समझ जाता है कि अब इस जहाज को उड़ाए बिना कोई रास्ता नहीं बचा, इसीलिए वह बाकी सबको बाहर निकलने को कहता है, जबकि खुद अंदर रुककर ब्लास्ट की तैयारी करने लगता है। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पूरी फिल्म का सबसे तगड़ा और दिल दहला देने वाला क्लाइमैक्स है। इसके बाद दर्जनों व्हाइट स्पाइक्स जहाज से बाहर निकलने लगते हैं और डैन के पिता लगातार उन पर गोलियां बरसाते रहते हैं। लेकिन दुश्मनों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो चुका था। आखिरकार डोरियन पूरा जहाज ब्लास्ट कर देता है। जोरदार धमाके के साथ पूरी स्पेसशिप आग के गोले में बदल जाती है और उसी बलिदान के साथ डोरियन हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देता है। अब वहां सिर्फ डैन, चार्ली और उसके पिता बचे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि फीमेल व्हाइट स्पाइक अभी भी जिंदा है और वहां से भाग निकली है। इसके बाद शुरू होता है पूरी फिल्म का सबसे खतरनाक शिकार। बर्फ से ढके उस सुनसान इलाके में वे दोनों उस दैत्य को ढूंढने लगते हैं, लेकिन फीमेल एलियन बेहद चालाक और खूंखार थी। अचानक वह छिपकर डैन पर हमला कर देती है और कुछ ही सेकंड में उसे मौत के करीब पहुंचा देती है। लेकिन तभी उसके पिता अपनी जान जोखिम में डालकर बीच में कूद पड़ते हैं और डैन को बचा लेते हैं। अब डैन के अंदर का डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। वह गुस्से और दर्द में पूरी ताकत लगा देता है और आखिरकार उस फीमेल व्हाइट स्पाइक को हमेशा के लिए मार गिराता है। उसके मरते ही इंसानों के सिर पर मंडरा रहा आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा खतरा भी खत्म हो जाता है, क्योंकि अब वे एलियंस कभी धरती पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद डैन अपने घर लौटता है, लेकिन इस बार उसके साथ उसके पिता भी होते हैं। अब वह समझ चुका था कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज शोहरत या जॉब नहीं, बल्कि अपना परिवार होता है। उसने फैसला कर लिया था कि अब वह कभी अपने परिवार से दूर नहीं जाएगा और ना ही अपनी बेटी का भविष्य बर्बाद होने देगा। इसी के साथ ये जबरदस्त साइंस फिक्शन और इमोशनल कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप ऐसी ही खतरनाक और माइंड ब्लोइंग फिल्मों की कहानी देखना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहना।